अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन बुरी तरह चिढ़ गया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पिछले 65 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। दलाई लामा के भारत आने की कहानी बहुत दिलचस्प है। साल 1959 की सर्दियां शुरू हुई तो चीन ने तिब्बत में सैन्य कार्रवाई बढ़ा दी। 1958 में पूर्वी तिब्बत के कुछ खंपाओं ने चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियार उठाया था, लेकिन उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। 1959 आते आते हालात और बिगड़ गए। दलाई लामा को लगने लगा कि तिब्बत में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने तिब्बत छोड़ो का फैसला ले लिया, भारत से राजनीतिक शरण मांगी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार दलाई लामा को शरण देने को राजी हो गई। असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। दलाई लामा के सामने मुश्किल थी कि वो तिब्बत से भारत जाएं कैसे, क्योंकि चीन के सैनिक और जासूस 24 घंटे उन पर नजर रख रहे थे। मैकमोहन प्लान। दलाई लामा और उनके करीबियों ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में मैकमोहन लाइन के पास तिब्बत बॉर्डर पार करेंगे। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के तवांग से होकर गुजरती है। दलाई लामा अपने कुछ खास करीबियों के साथ 17 मार्च को ल्हासा, तिब्बत की राजधानी, से पैदल निकल पड़े। वे रात में चलते और दिन में रास्ते में पड़ने वाले गांव, गुफाओं में रुक जाते, ताकि चीनी सैनिक या जासूसों को खबर न लगे। लामा अगले 15 दिन रात के अंधेरे में चलते रहे। हिमालय के रास्ते पहाड़ों को पार करते हुए 31 मार्च को मैकमोहन लाइन तक पहुंच गए। 15 दिन पैदल चलकर पहुंचे भारत। चूंकि दलाई लामा को ल्हासा से भारत आने में करीब 15 दिन का समय लग गया, इस दौरान उनके करीबियों को उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं चल पा रहा था कि लामा सुरक्षित भी हैं या नहीं। कई लोगों को लगने लगा कि उनकी मौत हो गई है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तिब्बत और आसपास के इलाकों में ऐसी अफवाह फैली कि दलाई लामा को सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म गुरुओं ने विशेष अनुष्ठान किया। जब वे प्रार्थना करते थे तो दलाई लामा के आसपास बादलों का धुंध बन जाता और वे किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। 31 मार्च की रात दलाई लामा तिब्बत बॉर्डर पार कर भारत आ गए। तवांग के बौद्ध मठ में शरण। चर्चित इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि भारत आने के बाद दलाई लामा ने पहली रात तवांग के एक बौद्ध मठ में गुजारी। 3 हफ्ते बाद भारतीय अफसर उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आए। यहाँ प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी मुलाकात होनी थी। गुहा लिखते हैं कि जब दलाई लामा भारत आए, उस वक्त भारत और चीन के रिश्ते बहुत नाजुक स्थिति में थे। 1957 में लद्दाख के सांसद और लामा कुशाक बाकुला तिब्बत दौरे पर गए। वहां देखा कि चीन सिक्यांग की तरफ तेजी से सड़क और दूसरी चीजें बनाने में जुटा है। उन्होंने सरकार तक पूरी बात पहुंचाई। सरकार इससे निपटने की रणनीति बना ही रही थी कि दलाई लामा का मामला आ गया। नेहरू से क्या बात हुई? रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि दलाई लामा राजधानी दिल्ली में नेहरू से मिले। उन्हें तिब्बत की सारी स्थिति बताई। जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि भारत तिब्बत की आजादी के लिए चीन से लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। नेहरू ने कहा, सच्चाई तो यह है कि पूरी दुनिया भी तिब्बत को तब तक आजादी नहीं दिला सकती जब तक चीनी राष्ट्र का पूरा ताना बाना खत्म न हो जाए। उनका मानना था कि तिब्बत की समस्या चीनियों से बातचीत के जरिए ही निकल सकती है। 65 साल से निर्वासित जीवन। दलाई लामा 88 साल के हो गए हैं और पिछले 65 सालों से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं। वह धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। दलाई लामा को साल 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को शांति, दया और करुणा के प्रतीक के तौर पर देखते हैं।
तिब्बती बौद्ध उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। लामा मतलब होता है धर्मगुरु, जो सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। चीन अक्सर दलाई लामा को लेकर बखेड़ा खड़ा करता रहता है। नैन्सी पेलोसी पहली नेता नहीं है जिनकी लामा से मुलाकात पर चिढ़ा है। इससे पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति रहते हुए दलाई लामा से मिले तो भी चीन ने खासा विरोध किया। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर भी करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।